प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यानमाला में आपका फिर से स्वागत है। हम नाटकों का अध्ययन कर रहे थे और नाटकों के अध्ययन के अंतर्गत पिछली बार हमने नाटक के तत्व जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम नाटकों के भेद कि नाटक कितने प्रकार के होते हैं उन पर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब कभी किसी विधा पर चर्चा की जाती है तो वो विधा क्या है इस पर होती है, और तत्पश्चात एक उसको समझ लेने के बाद ये होता है कि क्या ये विधा एक ही प्रकार की है, इस विधा में भीतर से और भी कई भेद हो सकते हैं। हर व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है और उस अलग नज़रिए के आधार पर उसके विचार भी अलग अलग होते हैं, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। तो वो उन दृष्टिकोणों से उसमें कुछ न कुछ विविधता आ जाती है और इसलिए उनमें मतभेद भी पाए जाते हैं। तो जहाँ नाटकों के भेद की बात आती है वहाँ भी विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग भेद बताए गए, अलग अलग आधारों पर। तो आज हम उन आधारों को लेते हुए थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कितने भेद बताए गए। मूलतः जो है अलग अलग मैं 3-4 बातों पर ही चर्चा करूँगा इसमें, फिर बाद में आ जाएंगे कि सारे मिलाकर के विचारों को फिर नाटकों के कितने भेद निकलते हैं। ये आधुनिक काल में हम कौन सा आधार लेकर के चलें जिसके आधार पर नाटकों के भेद जो सर्वमान्य हो या सर्व नहीं तो अधिकांश को मान्य हो, वहाँ तक पहुँच सके। तो नाटकों के जो भेद किए गए हैं उसमें मैं अंत के आधार पर भी एक भेद हमारे सामने आता है, विषय के आधार पर भी एक भेद हमारे सामने आता है जो डॉक्टर दशरथ ओझा द्वारा बताया गया था, शैली के आधार पर भी भेद किया गया है और रंगमंचीय आधार पर भी भेद किया गया है। तो इस तरह से ये 3-4 तो मुख्य जो हैं तरीके आ गए, आधार आ गए जिसके आधार पे किया जाता है। उसके बाद जब नाटकों का और विकास हो गया, विचारों का और अधिक विकास होने लगा, तो नाटकों के भेद और अधिक बढ़ गए या नाटक भी तरह तरह के आने लग गए। उस समय तक इतने नाटकों की विधाएं थी भी नहीं, विभिन्न भेद थे भी नहीं नाटकों के। तो सबसे पहले हम नाटकों के अंत के आधार पर नाटकों के कितने भेद हो सकते हैं उस पर छोटी सी चर्चा करेंगे। अंत के आधार पर था नाटक का समापन कैसे होता है। नाटक का अंत खुशी से भरपूर होता है या नाटक का अंत दुख से भरपूर होता है या नाटक अंत में अपना मिला जुला असर छोड़ते हुए समाप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नाटक के 3 भेद किए गए हैं। पहला सुखांत नाटक, दूसरा दुखांत नाटक और तीसरा मिश्रित या प्रसादांत नाटक। दुखांत नाटक में नाटक का अंत दुख से भरा होता है, जैसे नायक की मृत्यु हो जाना या और भी बहुत सी घटनाएं हो सकती है जो दुख देने वाली हो, ये दुखांत में आ जाता है। और सुखांत में हमेशा एक अच्छे माहौल में नाटक का समापन होता है जिसमें खुशी की बात होती है, पूरा पढ़ने वाला भी और लिखने वाला भी सब मन में जो है प्रफुल्ल रहते हैं, तो वो एक सुखांत नाटक हो जाता है। तीसरा मिश्रित नाटक, इसमें अंत में थोड़ी खुशी भी होती है, थोड़ी गम भी होती है। अर्थात खुशी है, इस दुख तो इस बात का है कि चलो कोई ख़त्म हो गया, या इस बात का सुख हो सकता है कि मान लो 1-2 मिलने वाले लोग हैं वो दोनों एक साथ चले गए, तो उसमें हमारे को थोड़ा सा संतोष भी होता है कि चलो एक बच गया, एक चला गया, तो दुख पा रहा है, ये बचा हुआ दुख पा रहा है। तो इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। तो ये 3 प्रकार जो है अंत के आधार पर नाटकों के होते हैं। फिर है विषय के आधार पर, जो दशरथ ओझा ने बताया है। विषय के आधार पर अब तो हम और ज़्यादा कर सकते हैं भेद। उन्होंने 2 भेद किए हैं, ऐतिहासिक
और सामाजिक, अर्थात जिन नाटकों में ऐतिहासिक मुद्दे उठाए जाते हैं, जिनका परिवेश ऐतिहासिक रहता है, जो ऐतिहासिक मुद्दों पर जो है अपने आप को, ढांचे को उठा करके रखते हैं, वो ऐतिहासिक नाटक कहलाते हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रम पर आधारित ये नाटक रहते हैं, जैसे चंद्रगुप्त नाटक है, समुद्रगुप्त नाटक है। इसी तरह से और भी बहुत से नाटक हैं जो ऐतिहासिक पात्रों, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। दूसरा है सामाजिक नाटक। तो सामाजिक नाटकों में तो तकरीबन सभी प्रकार के नाटक आ जाते हैं। विशेष तौर पर हम बात जो देते हैं, ध्यान जो देते हैं, या जिनको सामाजिक नाटक कहते हैं, वो नाटक होते हैं जिनमें कोई न कोई सामाजिक मुद्दा, कोई सामाजिक समस्या को लेकर के, उसको उठा करके उससे मुक्ति पाने की तरफ नाटककार ले जाना चाहता है और उसी मुद्दे को, उसी सामाजिक समस्या को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसे नाटक सामाजिक नाटक कहलाते हैं। वैसे तो मेरा ये मानना है कि सामाजिक नाटकों के दायरे से तो कोई बाहर हो ही नहीं सकता, सब कुछ समाज के भीतर ही समाहित है। तीसरा जो आधार लेते हैं नाटकों के विभेदन का, वो लेते हैं शैली। शैलीगत आधार पर चरित्र प्रधान नाटक और शील व चित्र प्रधान नाटक प्रमुखतः माने गए हैं। चरित्र प्रधान जिसमें पात्रों का चरित्र होता है, और दूसरे जो हैं चरित्रों में जो एक अलग बात होती है, जो विशेषता होती है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। रंगमंच के आधार पर नाटकों के भेद फिर किए गए हैं। 2 भेद उस समय किए गए थे। आज तो रंगमंच के आधार पर भी उसमें एक आध और जुड़ जाता है भेद। अभिनयात्मक नाटक और पाठ्य नाटक, तो 2 प्रकार के नाटक उस समय जब ये विभाजन किया गया था, तो अभिनयात्मक और पाठ्य 2 प्रकार के नाटकों के भेद किए गए थे। लेकिन वर्तमान में आकर के, अब हम आगे बढ़ते हैं इनको छोड़ करके, युगबोध और पाश्चात्य प्रभाव आने से या पाश्चात्य प्रभाव के कारण संपूर्ण नाटकों में छाए हुए वातावरण व उसके अंतिम रूप से जो सम्मिलित प्रभाव नाटक छोड़ता है, या उसी को आधार मान करके नाटकों का वर्गीकरण किया जाता है। खाली एक आधार नहीं, जैसे आपने अंत ले लिया या आपने शैली ले ली, तो इस आधार पे आप आज नाटकों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, बल्कि नाटक का समस्त प्रभाव क्या है, उसके आधार पर नाटकों का वर्गीकरण आज की तारीख में किया जाता है। तो उस तरह से हम नाटकों के बहुत से भेद कर सकते हैं, या जो मान्य भी हैं, और लोग अक्सर बताते भी हैं कि जब पूछा जाए कि नाटकों के कितने भेद होते हैं, तो वो इन भेदों के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो कौन कौन से हैं, आज हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। फिर अगले व्याख्यान में हम ये देखेंगे कि वो मान लो हमने कोई नाटक का भेद लिया, तो उस नाटक में किस तरह के नाटक हो सकते हैं, वो चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें लगभग 15 या 13-14 प्रकार के नाटकों के भेद आम तौर पर लिए जाते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। तो पहला जो भेद हमारे सामने आता है वो है त्रासदी नाटक, जो पाश्चात्य प्रभाव है ना, उसके कारण। त्रासदी नाम से स्पष्ट है, जिसमें त्रासद हो। दूसरा भाव प्रधान नाटक, विस्तार से हम बाद में करेंगे चर्चा। भाव प्रधान नाटक जिसमें भावनाओं का प्राधान्य हो। तीसरा हेरोइक ड्रामा या हीरोइक ड्रामा, जिसमें प्रेम और साहस इत्यादि का जो है बहुत ज़्यादा वर्णन हो। चौथा है हास्य नाटक। नाटकों में लेखन करते समय हंसी मजाक की बात जो होती है वो नाटक हास्य नाटक होते हैं। फिर विचार प्रधान नाटक, जिसमें विचारों की प्रधानता अधिक होती है, क्योंकि वैसे तो बिना विचार के कुछ नहीं होता, लेकिन विचार जिसमें ज़्यादा हों औरों की तुलना में और बातों की तुलना में। फिर है शिक्षाप्रद या प्रचारात्मक नाटक, या इनको हम उपदेशात्मक नाटक के रूप में भी जान सकते हैं। फिर 7वां है ऐतिहासिक नाटक, जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिखा है, ऊपर हमने हल्की सी एक चर्चा की थी। 8वां है दुखांत सुखांत नाटक या दुख सुखांत नाटक,
इसमें दोनों हमने ऊपर जो है अंत के आधार पे 3 प्रकार के नाटक हैं, इसने सिर्फ एक ही भेद लिया है, दुख सुखांत नाटक। प्रतीकात्मक नाटक, इसमें नाटकों में सीधे सीधे नहीं लिए पात्र नहीं लिया जाता, घटनाक्रम नहीं लिया जाता, बल्कि प्रतीक रूप में बातें की जाती है। फिर है समस्या नाटक, फिर है नृत्य नाटक, ये 11वां भेद है नृत्य नाटक। समस्या नाटक जो बताया वो 10वां भेद था। फिर है रेडियो नाटक, रेडियो ये पहले नहीं होता था, जैसे नाटक के ऊपर 2 भेद बताए गए हैं रंगमंच के आधार पे, अभिनयात्मक और पाठ्य, तो ये श्रुत्य हो जाता है, जो सुनने के लिए होता है, खाली देखने के लिए भी नहीं होता और पढ़ने के लिए भी नहीं होता, ये खाली सुनने के लिए होता है। तो आजकल रेडियो के चलन के बाद ये भी होने लग गया। फिर है अगला भेद जो नाटक का आता है वो है राष्ट्रीय नाटक, जिनमें राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया जाता है, देशभक्ति की भावनाओं को उठाया जाता है, उस ऐसे नाटक राष्ट्रीय नाटक कहलाते हैं। और अंतिम जो भेद है 15वां वो है प्रगीति नाटक, जो हम मान रहे हैं उनमें अंतिम है प्रगीति नाटक। ये नाटक गद्य में न होकर के इनका जो प्रस्तुतिकरण है वो गीतों के माध्यम से किया जाता है, तो ऐसे नाटक प्रगीति नाटक कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने आज नाटकों के बारे में संक्षेप में जान लिया कि उनके भेद कितने होते हैं, और फिर भेद होते हैं तो वो भेद किन आधारों पर होते हैं, क्या वो आधार उचित हैं। जैसे मैंने अंत के आधार पर आपको 3 भेद बताए, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसको अवैज्ञानिक बताया कि ये जो वर्गीकरण है सुखांत है दुखांत है, ये कोई नाटकों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं, क्योंकि वो चीज़ किसी के लिए सुख अंत हो सकती है तो किसी के लिए दुखांत भी हो सकती है, किसी पर मिला जुला प्रभाव भी छोड़ सकती है, तो इसलिए ये कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो इस तरह से हर एक जो आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उस पर दूसरे लोगों ने जिन्होंने कोई अन्य आधार लिया, उन्होंने इन पर कोई न कोई प्रश्न उठाया और अपना नया जो आधार है वो हमारे सामने रखा। तो इस तरह से जब विचार किया जाता है तो विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न कोण निकल करके हमारे सामने आते हैं और उसके आधार पर नाटकों का भेद भी किया जाता है। तो आज हमने इसके बारे में अध्ययन किया, और आप लोग जब प्रश्न पूछा जाए तो इस बारे में बता सकते हैं कि नाटकों का वर्गीकरण कीजिए तो भी यही जवाब आएगा, नाटकों के भेद बताइए तो भी यही जवाब आएगा, या नाटकों के प्रकार बताइए तो भी आपके पास यही जवाब आएगा कि वर्तमान में जो नाटकों के भेद हैं वो सब चीज़ों को मिला कर के लिया जाता है, कोई एक आधार नहीं लिया जाता, बल्कि समस्त प्रकार के आधार साथ जोड़ करके उनके आधार पे जितने तरह के नाटक हैं उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाता है। इसी के साथ आज का ये जो हमारा चर्चा है आज की वो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, और अगले व्याख्यान में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।